केमिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों को नई स्कूल बैग नीति को लागू करने का निर्देश दिया है? केरल, नई दिल्ली, असम या फिर लद्दाख? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्कूल बैग नीति को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने की बात कही गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल बैग का वजन अधिकतम 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक होना चाहिए। नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। नीति बताती है कि स्कूलों को केवल NCERT, SCERT और CBSE द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पालन और उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है? नई दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास की इस योजना के लिए 28,400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग 2037 तक केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए किया जाना है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे: पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज सहायता, GST से जुड़ा प्रोत्साहन और कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, जिससे जम्मू और कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेवा क्षेत्र का विकास हो सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? एलन मस्क, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स या फिर वॉरेन बफेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलन मस्क। एलन मस्क ने अमेजन कंपनी फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है और वे अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला कंपनी के CEO एवं स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO हैं। टेस्ला के रॉकेटिंग शेयर की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में 9 गुना से अधिक हो गई है। आपको बता दें कि जेफ बेजोस ने 2017 के बाद से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने तिया दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की है? हरियाणा, असम, पंजाब या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। लोहड़ी के त्योहार से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तिया दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने 5 लड़कियों को उनकी माताओं के साथ 5100 की राशि और बेबी किट प्रदान की। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की घोषणा की। पंजाब सरकार द्वारा घोषित अन्य पहलों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग फैसिलिटी और उपभोक्ताओं की आसानी के लिए कानूनी मामलों के लिए एक पंजीकरण पोर्टल शामिल है। आपको बता दें कि लोहड़ी प्रतिवर्ष 13 जनवरी को मनाया जाने वाला उत्तर भारत का फसल त्योहार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी वार्षिक रणनीतिक वार्ता संपन्न की? मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। हाल ही में भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक रणनीतिक वार्ता संपन्न की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व इमैनुअल बोन ने किया, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार हैं। इस दौरान दोनों देशों ने मुख्य रूप से कोविड-19 टीकों, परमाणु, इंडो पैसिफिक, अंतरिक्ष, पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। इस रणनीतिक वार्ता का अंतिम संस्करण फरवरी 2020 में पेरिस में आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 राज्यों के बीच दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया? पंजाब, केरल, हरियाणा, राजस्थान,
दिल्ली तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा राजस्थान के बीच दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया है। यह ट्रेन हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक शुरू की गई है। यह ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस ट्रेन को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड में संचालित किया जाना है। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान में खेती और संबद्ध व्यवसाय को आसान बनाएगा तथा महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर और सीकर जैसे शहरों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। रेल मंत्रालय के अनुसार ऐसी ट्रेन 360 10 फीट के कंटेनर इक्विवेलेंट यूनिट्स कैरी करती है, जो 270 उच्च क्षमता वाले ट्रेलर ट्रकों के बराबर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उच्च गति, उच्च क्षमता वाले रेलवे गलियारे हैं जो विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए उपयोगी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक्स स्किल सेक्टर काउंसिल यानी LSC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस काउंसिल को किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन लॉजिस्टिक्स स्किल सेक्टर काउंसिल यानी LSC के साथ किया गया है। तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल के निर्माण के लिए फ्लिपकार्ट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर उम्मीदवारों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो स्नातक की डिग्री के बराबर है। आपको बता दें कि यह प्रमाण पत्र ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और सऊदी अरब सहित 7 देशों में मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? हिमा कोहली, अमृता कपूर, अंजुला जैन या फिर रेखा डेविड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमा कोहली। बीते दिनों हिमा कोहली ने हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। वे तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने हिमा कोहली को शपथ ग्रहण कराई। आपको बता दें, जस्टिस कोहली दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर जज के रूप में कार्यरत थी। जस्टिस कोहली ने तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान को रिप्लेस किया है। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाई कोर्ट अलग अलग हो जाने के बाद जस्टिस TBN राधाकृष्णन को तेलंगाना हाई कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय यानी ULB सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? केरल, कर्नाटक, मेघालय या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना शहरी स्थानीय निकाय सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। ये सुधार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा तैयार किए गए थे। अब तेलंगाना ओपन मार्केट बोरोइंग के जरिए 2508 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा। शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरा करने वाले अन्य 2 राज्य आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। शहरी निकायों में सुधार का मकसद शहरी स्थानीय निकायों को राज्य में वित्तीय रूप से मजबूत करना है। इसके जरिए शहरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह पारंपरिक हथियार को 140 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। इस रॉकेट सिस्टम का नाम फतह-1 वेपन सिस्टम है। यह हथियार प्रणाली पाकिस्तान सेना को दुश्मन के इलाके में सटीक निशाना लगाने में अहम योगदान देगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस संस्था ने खाद्य मूल्य सूचकांक यानी फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया है? जर्मन वॉच, WHO, WTO या फिर खाद्य और कृषि संगठन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य और कृषि संगठन। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की फूड एजेंसी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया। यह इंडेक्स अनाज, तेलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी के मूल्यों में हुए मासिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस एजेंसी के मुताबिक लगातार 7वें महीने यानी दिसंबर में भी केवल चीनी को छोड़कर लगभग सभी मुख्य खाद्यों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। दिसंबर में यह इंडेक्स 107.5 पॉइंट्स था, जबकि नवंबर में 105.2 पॉइंट्स। गौरतलब है कि 2020 के लिए यह इंडेक्स 97.9 पॉइंट्स रहा है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की थीम क्या रखी गई है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कोविड-19 से मिलकर मुकाबला, मेक इंडिया रीचेस्ट या फिर वसुधैव कुटुंबकम? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।